हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम ये वीडियो में कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट ऑफ टूथ को एंड ये हमारी सेकेंड लास्ट वीडियो होगी ये चैप्टर की एंड बहुत छोटी होगी ये वीडियो। इसमें हम पढ़ेंगे हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट के बारे में। ठीक है, तो पहले तो रूट पोर्शन में एनामल नहीं होता है, याद रख लो कि एनामल सिर्फ क्राउन पोर्शन में होता है, रूट पोर्शन में नहीं होता है। डेंटिन प्रेजेंट होता है, डेंटिन दोनों में होता है, क्राउन में भी होता है और एनामल में भी होता है, सॉरी क्राउन में भी होता है और रूट में भी होता है एंड सीमेंटम सिर्फ रूट में होता है। ठीक है, तो रूट में क्या क्या है, एनामल नहीं है, डेंटिन और सीमेंटम दोनों है। फिर ये प्रोसेस कब होता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट इन एडवांस्ड बेल स्टेज में ये प्रोसेस शुरू होता है। फिर ये हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट है, ये जो है वो 2 सेल लेयर की शीट है, इसमें 2 सेल्स है। ठीक है, 2 सेल लेयर्स है। ये दो जो सेल लेयर है वो कौन से 2 सेल लेयर है, वो IEE के सेल्स है और OEE के सेल्स है। मतलब एक्सटेंशन ऑफ IEE एंड OEE फर्दर ही उसको हम हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट में होता है। रूट शीट में सीलेट रेटिकुलम और स्ट्रैटम इंटरमीडियम ये दोनों एब्सेंट होती है, मतलब सिर्फ IEE एंड OEE कंटिन्यू करता है रूट शीट में। ऑल्सो सर्वाइकल लूप से ये रूट शीट ओरिजिनेट होता है और फर्दर नीचे ग्रो होता है डेंटल पैपिला और डेंटल सैक में। मीन्स समझो अगर ये आपका सर्वाइकल लूप है, इधर से सिर्फ 2 लेयर्स IEE और OE का लेयर कंटिन्यू होगा, बीच में ये जो स्लेट रेटिकुलम है, स्ट्रैटम इंटरमीडियम है, ये कंटिन्यू नहीं होगा, सिर्फ IEE और OE कन्वर्ट होगा। इसमें जो दोनों लेयर्स है, इनर एनामल एपिथेलियम और आउटर एनामल एपिथेलियम, दोनों ही क्यूबॉइडल लेयर्स है। हमने एनामल ऑर्गन में क्या देखा था, जो इनर एनामल एपिथेलियम था वो कॉलमनार था, और कॉलमनार था इसलिए ही वो अमीलोब्लास्ट में डिफरेंशिएट हुआ। बट इसमें IEE वाला जो लेयर है वो कॉलमनार नहीं है, वो कॉलमनार नहीं है, इसलिए वो एनामल डिपॉजिट नहीं कर सकता, क्योंकि कॉलमनार नहीं है तो अमीलोब्लास्ट कैसे फॉर्म होगा ना, इसलिए रूट में एनामल नहीं होता है। फिर जो ये हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट है वो सिग्नल्स भेजती है डेंटल पैपिला को। अभी ये इधर जो है ये वाला लेयर सिग्नल्स भेजेगा, यहाँ पे भी तो डेंटल पैपिला है, कंटिन्यूएशन ही है ना, हमने पहले भी देखा था कि ये वाला जो कंटिन्यूएशन है इधर नीचे ये है हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट, तो यहाँ पे भी तो डेंटल पैपिला के सेल्स है, ये वाला इसको सिग्नल्स भेजेगा तो डिफरेंशिएटेड नो ओडोंटोब्लास्ट, तो ओडोंटोब्लास्ट इधर तक तो थे, इधर से भी फिर नीचे डिफरेंशिएट होने लगते हैं और यहाँ पे हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट होती है। तो signals give signals to dental papilla to differentiate into odontoblast, और ओडोंटोब्लास्ट क्या करता है, अल्टीमेटली डेंटिन डिपॉजिट करता है। एक बार डेंटिन का डिपॉजिशन हो गया फिर क्या होगा, शीट जो होगी वो डिजनरेट हो जाएगी, शीट डिजनरेट हो जाएगी मतलब निकल जाएगी। बट जैसे हमने देखा था कि डेंटल लमाइना भी डिजनरेट हो रहा था, पर डेंटल लमाइना के कुछ रिमेनेंट्स अगर रह जाते तो उसको हम लोग सेल रेस्ट ऑफ सेरे बोलते थे। वैसे ही अगर एपिथेलियल रूट शीट के हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट के अगर रिमेनेंट्स रह जाए तो उसको हम सेल रेस्ट ऑफ मैलिसिस बोलेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, याद रखना। ये भी सेल्स डॉर्मेंट होते हैं बट अगर एक्टिव हो गए तो ट्यूमर था तो सिस्ट को ओरिजिनेट करेंगे, सेम एज जैसे सेल रेस्ट ऑफ सेरे का था वैसे ही ये भी है। फिर एक बार डेंटिन का डिपोजिशन हो गया, यहाँ पे डेंटिन डिपॉजिट हो गया और यहाँ पे है हमारी हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट और ये डिजनरेट हो गई। फिर डेंटिन का डिपोजिशन से मतलब डेंटिन सिग्नल सेंड करेगा बाहर वाले सेल्स में, और बाहर कौन से सेल्स है, डेंटल सैक। यहाँ पे डेंटल सैक था ना, यहाँ से सिग्नल भेजा, ये डिजनरेट हो गई, यहाँ पे डेंटिन डिपॉजिट हो गया। फिर यहाँ पे जो सेल्स है ये तो डेंटल सैक के सेल्स है ना, तो डेंटल सैक के सेल्स को
हम लोग सिग्नल्स भेज रहे हैं, मतलब डेंटिन सिग्नल भेजता है कि डेंटिन इज डिपॉजिटेड। तो डेंटल सैक के सेल्स क्या करते हैं, डिफरेंशिएट इनटू अमीलोब्लास्ट, सॉरी सीमेंटोब्लास्ट। सीमेंटोब्लास्ट क्या है, सीमेंटोब्लास्ट वो सेल्स है जो सीमेंटम डिपॉजिट करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि डेंटल सैक से ही सीमेंटम, पेरियोडोंटल लिगामेंट और एल्वियोलर बोन बनता है। तो डेंटल सैक से सीमेंटोब्लास्ट बनता है और सीमेंटोब्लास्ट से अल्टीमेटली सीमेंटम बनाता है। तो इधर तक का प्रोसेस सारे टूथ में सेम होता है हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट का, बट इसके आगे का प्रोसेस डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि अभी कुछ दांतों में आपने देखा होगा कि सिंगल रूट होता है, कुछ में 2 रूट होते हैं, कुछ में 3 रूट होते हैं। तो सारे टीथ में डिफरेंट होता है ना नंबर ऑफ रूट्स, मतलब मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है, बट हिस्टोलॉजिकली तो सेम है ना। मतलब इधर तक हिस्टोलॉजी था, सीमेंटम डिपॉजिट हो रहा था, डेंटिन फॉर्म हो रहा था, दिस वाज हिस्टोलॉजी। बट मॉर्फोलॉजी कैसे डिफरेंट होता है, हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट है ना, वो नीचे जाके बेंड हो जाता है और एपिथेलियल डायफ्राम बनाता है। मतलब ये वाला जो रूट शीट है वो एंड में जाके यहाँ पे बेंड हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे, यहाँ से दूसरे साइड का बेंड हो जाएगा, और यहाँ पे एक ये फोरामेन बनाता है, सर्वाइकल ओपनिंग, या तो हम लोग उसको अपाइकल फोरामेन भी बोल सकते हैं। सर्वाइकल ओपनिंग या तो अपाइकल फोरामेन। तो जो सिंगल रूटेड टीथ है उसमें एक ही अपाइकल फोरामेन होगा, सिंगल सर्वाइकल ओपनिंग। बट अगर मल्टी रूटेड टीथ है तो वो जो बेंड होता है वो बीच में टूट जाता है, मतलब यहाँ पे ऐसे बीच में से टूट जाएगा। तो क्या इधर से 2 रूट ओरिजिनेट हो जाएगी ना, तो वैसे ही 2 अपाइकल फोरामेन बन जाता है अगर बीच से टूट गया तो। 2 सर्वाइकल ओपनिंग्स मल्टी रूटेड टूथ में, 2 या तो 3, जो टूथ में 3 रूट्स होती है उसमें 3 रूट्स बन जाती है। बस इतना ही है, कुछ है नहीं ज़्यादा इसमें। हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, होप समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगी, वो भी बहुत छोटी सी होने वाली है, जिसमें हम फिजियोलॉजिकल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इतना हमने मॉर्फोलॉजिकल स्टेज पढ़ा, बेल स्टेज एंड ऑल, फिर हर्टविग्स एपिथेलियल रूट शीट भी कर लिया। अभी लास्ट टॉपिक हमारा बचता है फिजियोलॉजिकल स्टेजेस। तो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग, बाय बाय।